नमस्कार दोस्तों, मैं मिल्टन कुमार अपने YouTube चैनल मिल्टन थ्योरी पे आपका स्वागत करता हूं। मैंने जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात करी थी कि जो हम चीजों को कैसे अलग अलग सब टॉपिक में बांट लें और उन चीजों को हम कैसे समझें। तो ये मैं इस चैनल पे अभी जब मैं इस वीडियो में आज वही बताने वाला हूं कि हम कैसे कि मॉडर्न के जो हमारा आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत में जो हमारा 1707 से लेके 1857 ईस्वी के बीच का जो पीरियड है, ये जो हमारा 150 साल के पीरियड है, इसको हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो इसको पढ़ने वाले को मैंने आपको तब पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे हमने अलग अलग हमारे इधर 5 ऐसे स्टेट निकल के आते हैं जो मुख्यतः जो है वो मुगल सम्राट के एक जो है पार्ट के रूप में काम कर रहे होते हैं, जबकि मैंने इस साइड आपको लिख के दिखाया था कि वो अन्य राज्य जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद के दौर पे उठ रहे थे, जिसमें से मैंने देखा था कि जो हम देख रहे थे उस टाइम कि मराठा राज्य कैसे उभर के आ रहा, फिर सिख राज्य की उदय कैसे हो रही और जाट साम्राज्य जो जाट की जो जाट नेता लोग उभर के आ रहे हैं, वो लोग कैसे उभर के आ रहे हैं। तो अब हम जब इसकी बात कर रहे थे तो हम सबसे पहली वाली बात कर रहे थे हमने कि बंगाल के बारे में। तो बंगाल के बारे में आज हम पढ़ना डिटेल से पढ़ने के बारे में स्टार्ट करते हैं। बंगाल एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही छोटे से कम टाइम में बंगाल एक बहुत ही ऊंचाई, एक तरह से आर्थिक ऊंचाइयों के दौर पे पहुंचता है, फिर वो बहुत ही सडन ही उसका जो है वो पतन की तरफ भी उसका दौर चला जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंगाल में बंगाल की स्थिति कैसी थी 1707 से लेके 1757 के बीच या 1764 ईस्वी के बीच बंगाल में क्या क्या चल रहा था और चीजें वहां पे कैसी थी, वहां पे कौन से रूलर थे, क्या नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। चैनल को शुरुआत करने से पहले मैं आप जो इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बिल से अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए, तो यहाँ पे बंगाल, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल के बारे में पढ़ते हैं कि बंगाल के नवाब, बंगाल में जो होते थे नवाब आने स्टार्ट हुए। हालांकि बंगाल जो थे वो 1700 ईस्वी से 17 ईस्वी से ही जब औरंगजेब जो था वो दक्षिण भारत में चला गया था, तो उस टाइम वहां का जो दीवान यहाँ का जो नियुक्त किया गया था, ये दीवान जो नियुक्त किया गया था वो अलवर्दी खान मुर्शिद कुली अली खान को नियुक्त किया गया था। ये क्या मुर्शिद कुली अली खान, ये एक स्वतंत्र सूबेदार के रूप में काम करना स्टार्ट किया था। हम यहाँ पे बंगाल का नवाब तो कह देते हैं, लेकिन ये एज ए सूबेदार के रूप में काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन जैसे ही देखते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब का जैसे ही मृत्यु होती है, उसके बाद से ये जो है एक तरीके से स्वतंत्र शासक के रूप में काम करना स्टार्ट कर देता है। ये अपने आप को एक स्वतंत्र शासक रूप से तो घोषित नहीं करता है, लेकिन यह कार्य जो होता है वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में काम करता है। बस यह समय समय पे यानी कि प्रतिवर्ष जो होता है वो मुगल शासक को नजराना प्रस्तुत किया करते थे और ये अपने उनकी अधिकता को स्वीकार करते रहते थे। इनके द्वारा इनके टाइम में 2-3 ऐसी चीजें की गई जिसके द्वारा जो बंगाल जो था, ये बंगाल का उस टाइम जो है जो आर्थिक वृद्धि हुई वो काफी तेजी के साथ हुई। जिसमें सबसे पहला कार्य देखते हैं कि इन्होंने जो मुर्शिद कुली खान थी, उसने अपनी राजधानी ढाका से लेकर उसने मुर्शिदाबाद को परिवर्तित किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमसे कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहले ढाका से मुर्शिदाबाद जो राजधानी किसके द्वारा परिवर्तित की गई, तो वो था हमारा मुर्शिद कुली अली खान के द्वारा। फिर बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पे कि जब मीर कासिम आता है उसके द्वारा भी जो है राजधानी को परिवर्तित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ये पूछा जाए आपसे कि बंगाल की जो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी किसके द्वारा परिवर्तित की गई, तो वो था मुर्शिद कुली अली खान के द्वारा। उसके साथ ही साथ चूंकि कोई भी साम्राज्य होता है वो आर्थिक चीजों पे टिकी होती है, तो इसने आर्थिक सिस्टम को, अपनी आर्थिक व्यवस्था को सही करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। अब पूछेगा सर ये इजारेदारी व्यवस्था क्या होती है, तो इजारेदारी व्यवस्था में बेसिकली क्या होता था कि अपनी जो लैंड होती थी, वो जमीन होती है, वो किसी को ठेके पर जो हाईएस्ट जो बोली लगती है, जो हाईएस्ट ऋण जो वसूल करके देता है, उसको अगर वो अपनी वो जमीन जो खालसा जब भूमि होती है वो अगर दे दिया जाए, तो ऐसे प्रथा को हम क्या बोलते हैं, इजारेदारी प्रथा करते हैं। इजारेदारी प्रथा होने का मतलब ये होता है, इसका फायदा ये है कि इससे क्या होता है कि जो नवाब है या जो रूलर है उसको एक ये फिक्स होता है कि इतनी रकम उसको प्रत्येक साल आने ही वाली है। इससे क्या होता है कि वो अपने जो पूरे आर्थिक जो बजट है उसको तैयार करने में काफी आसानी होती है, जिससे राज्य जो है वो अच्छे से ग्रोथ करता है। और दूसरा था तकाबी ऋण। और ये तकाबी ऋण के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, बहुत सारे को ये भी नहीं पता। कई बार एक बार देखा गया था कि जो इंटरव्यू में यही पूछ दिया गया था कि ये तकाबी ऋण क्या होता है।
हम जब मुगल पीरियड में मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही था। जैसे हम देखते हैं कि किसानों को जब ऋण दिया जाता है, ये एक्चुअल किसान ऋण होता है। किसान को कार्य करने के लिए जो अग्रिम ऋण की जो भुगतान किया जाता है, अग्रिम राशि की जो भुगतान की जाती है, उसको एक तकावी ऋण कहा जाता था। इससे क्या होता है कि जो किसानों के पास पैसा होता है और वो क्या करता है कि अपने वो खेती करने में सक्षम होता है, और उस पैसे से क्या करता है, फिर बाद में जब उपज हो जाती है तो उस पैसे से वो किसान जो है वो उस ऋण को चुका दिया जा सकता है। तो मुर्शिद अली कुली खान का जो दौर रहा वो 1713 से 1727 के बीच में रहा। इस दौरान उसने अपनी शासन व्यवस्था को काफी सुदृढ़ किया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी अभी इस टाइम आ चुकी थी, यहाँ पे जो व्यापारी कंपनी के रूप में काम करने स्टार्ट कर रही थी। लेकिन मुर्शिद कुली अली खान के नजरों में ये एक और दूरदर्शिता कहिएगा कि उनके नजरों में उन्हें ये लगता था, या स्टार्टिंग के आने वाले 3 जो रूलर हैं उनको ये लगता था जो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो एक सिर्फ और सिर्फ व्यापारी कंपनी है और वो उनके शासन व्यवस्था से उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इसको जो शुरुआत में ही उनको दबाने की कोशिश नहीं की है, जिसका नतीजा हम बाद के चरणों में आके देखते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का एक तरीके से जो है सर्वशक्तिमान सत्ता के तौर पे वहां पे भारत में स्थापित हो गई। मुर्शिद कुली अली खान के जाने के बाद उनका जो दामाद है शुजाउद्दीन जो आए, वो 1727 से 1739 ईस्वी के बीच ये भी जो है नवाब के तौर पे काम किए, स्वतंत्र तौर पे। हालांकि इनका कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा, बस इन्होंने क्या किया, बंगाल की सत्ता के बंगाल के नवाब के पावर को बनाए रखा। इसके बाद जो होता है उसके जो बेटा जो है उसका उत्तराधिकारी के तौर पे बना। बेटे के उत्तराधिकारी जो ये 1739 ईस्वी में इसकी मृत्यु होने के बाद सरफराज जो था, जो उसका बेटा था, उसका वो उत्तराधिकारी बना। लेकिन उसी टाइम इनका ही जो था वो सूबेदार था एक, जिनका नाम था अलवर्दी खान। ये इसका एक सूबेदार हुआ करता था। इसने क्या किया, गिरिया का युद्ध हुआ। गिरिया के युद्ध में क्या किया, इसने सरफराज को लड़ाई में हरा के और खुद ब खुद यहाँ पे सूबेदार बन गया। तो कई बार आपसे ये गिरिया का युद्ध नहीं पूछा जाता, आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि बंगाल के नवाबों का क्रम बताइए, तो आप डायरेक्ट कहेंगे बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली अली खान था, फिर उसके बाद शुजाउद्दीन आया, फिर डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं कि उसके बाद अलवर्दी खान आया। अलवर्दी खान का जो शासन है वो सबसे जो होता है बंगाल के शासन के लिए सबसे जो है सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेस्ट शासन माना जाता है। इसने ना सिर्फ जो होता है कि जमींदारी व्यवस्था में जो भी इजारेदारी व्यवस्था थी उसमें ना सिर्फ सुधार किए, बल्कि किसानों को जो थे जो हिंदू जो जमींदार होते थे उनको भी इंक्लूड करने की, साथ ही साथ लेके जाने की कोशिश किया, क्योंकि इससे क्या होता था कि जो वो स्थापित हुई। अब हम देखते हैं कि अलवर्दी खान का जो टाइम पीरियड था वो 1740 से 1756 ईस्वी तक चलता रहा। इस दौरान जो अलवर्दी खान के जो दौरान में इतना ज्यादा भारत में ग्रोथ हुआ कि इसको भारत का स्वर्ग कहने लगे तत्कालीन भारत में। यानी कि जब हम देखते हैं कि 1750 ईस्वी का वो दौर जो पूरे इंडिया में डिसइंटीग्रेशन, यानी कि हम कहते हैं कि विकेंद्रीकरण का दौर चल रहा है, यहाँ पे आर्थिक स्थिति सब नीचे जा रही है, वहीं पे देखते हैं कि जो केवल और केवल बंगाल एक ऐसा राज्य उभर के आता है जिसको जहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे आर्थिक प्रगति हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है आर्थिक प्रगति फिर भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए हम क्या कहते हैं, इस टाइम बंगाल में इतना ज्यादा ग्रोथ हो गया कि इसको बंगाल का स्वर्ग कहने लग जाने लगे। अब हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल पूछा जाता है, और यही चीज जो होता है, यहीं से भारत का अगर कहीं भविष्य से चेंज हुआ, हमारे भारत का जो भविष्य था वो कहीं बदल गया है, बदलाव आ गया, वो यहाँ से आ गए। जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड बहुत ही कम साल का रहा, केवल 1 साल के लिए रहा। ये सिराजुद्दौला था वो अलवर्दी खान का ही दामाद था। अलवर्दी खान का दामाद होने के बाद ये जो था, अलवर्दी खान की मृत्यु होने के बाद नवाब सिराजुद्दौला के तौर पे यहाँ पे गद्दी पे बैठा 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी के बीच में। इस टाइम तक ये क्या हो रखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी तत्कालीन उस टाइम की तत्कालीन सुदृढ़ करना चाहते थे। इन्होंने क्या किया, जो कोलकाता के आसपास जो था, इन्होंने अपनी कोठी को फोर्टिफाइड करने की, फोर्टिफाइड का मतलब कोठी बनाने की कोशिश किया, और उस कोठी की जो है किलाबंदी करने का काम करने की कोशिश किया, जिसको, और ये चीजें जो था ये सिराजुद्दौला को ये बातें अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने ना सिर्फ ब्रिटेन को बल्कि साथ ही साथ उसी टाइम वहां पे फ्रांस भी चंदन नगर में वहां पे अपने एक कोठी का निर्माण करना चाहते थे। सिराजुद्दौला ने उनको मना कर दिया, ना सिर्फ मना किया बल्कि उनके जाके उसके कोठी को रोक दिया, और वहां से उन लोगों को, अंग्रेजों को बंदी बना दिया। इसी चीज का जो होता है, इस चीज का नुकसान ये हुआ कि वहां पे उस टाइम जो है एक ब्लैक होल ट्रेजरी की बात आ गई। ब्लैक होल ट्रेजरी एक्चुअल में क्या था कि जब ये सिराजुद्दौला ने बंगाल के जब उस किले पे अटैक किया और वहां के सिपाहियों को बंदी कर लिया, तो यहाँ पे ये एक
ये एक बोला गया कि जो जितने भी 146 जो अंग्रेज सिपाही थे उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया और रात भर उनका इतनी छोटी कोठरी थी कि रात भर में उनके दम घुटने से उनकी डेथ हो गई। और इस वजह से जो है अंग्रेजों में एक बहुत ही गुस्सा आ गया। हालांकि ये इस बात में कितनी सच्चाई है इस बात को लेकर इतिहासकार जो है उनका इतिहासकारों में एकमत राय नहीं है, लेकिन फिर भी इस वजह से क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट क्लाइव जो कि मद्रास में उस टाइम जो वहां पे वो उसकी वो पद स्थापित था, वो वहां मद्रास से आके बंगाल में आता है। और जब ये 20 जून यानी कि ये घटना हुई थी ब्लैक काल कोठरी की जो घटना 20 जून को हुई थी, उसके हम देखते हैं जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आता है तो 23 जून को जो होता है वो प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 ईस्वी को हम देखते हैं कि प्लासी का वार हुआ जाता है। प्लासी का वार एक्चुअल में कोई युद्ध नहीं होता, ये एक तरीके से क्या होता है षड्यंत्र होता है, जिसमें जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो उसके सेनापति को आपस में मिला लेता है और फिर उसके बाद उसके साथ युद्ध किया जाता है। ये सोचिए कि ये लड़ाई जो थी 3 से मतलब दोपहर में ही खत्म हो गई थी। इस लड़ाई में केवल नवाब के साथ केवल उनके एक सेनापति मीर मदन और मोहन लाल ने ही साथ दिया। ये दोनों जो थे ये जो थे लड़ाई के युद्ध में मारे चले गए और न सिर्फ बंगाल का भविष्य बल्कि पूरे भारत के भविष्य को जो है इसने बदल दिया। इस युद्ध के बाद ये हो गया कि जो अब तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो केवल एक व्यापारिक कंपनी ना होके बल्कि अब जो थी राज्य के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाली कंपनी बन गई। एक चूंकि रॉबर्ट क्लाइव की मदद से जो थे वो बंगाल का जो नवाब था, तत्कालीन सेनापति मीर जाफर थे। मीर जाफर ने उस टाइम जो थे वो नवाब सिराजुद्दौला के साथ जो है गद्दारी किया एक तरीके से। उन्होंने युद्ध में लड़ाई नहीं लड़ी और इसका जो फल ये मिला कि रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब जो है नियुक्त कर दिया गया। इस बंगाल का नवाब नियुक्त करने का जो नुकसान या फायदा ये हुआ कि जो रॉबर्ट क्लाइव को इसके लिए बहुत सारा धन मिला और रॉबर्ट क्लाइव को इतने सारा धन मिला कि वो कुछ दिनों के बाद वो पागल हो जाता है। ठीक है, तो मीर जाफर जब यहाँ पे बनता है तो मीर जाफर अब अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि अंग्रेज जो चाहते थे कि चूंकि अब अंग्रेजों ने चूंकि अब यहाँ पे किंग मेकर के तौर पे उभर के आए थे, तो वो नहीं चाहते थे कि मीर जाफर जो है वो उनके अनुसार काम ना करे। वो चाहते थे कि मीर जाफर उनके अनुसार ही काम करे, जबकि मीर जाफर ये चाहता था कि जैसा जो भी नवाब की जो उनकी स्थिति थी, उनका जो अधिकार होते थे वो अपने अधिकारों का प्रयोग करे। लेकिन यहाँ पे बार बार कंपनी जो थी उनके अधिकारों को करने से मना कर दे रही थी। फलस्वरूप क्या होता है कि 1760 ईस्वी में जो अंग्रेज के द्वारा जो होता है इनको हटा दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा जो है देखते हैं कि इनको नवाब के पद से हटा दिया जाता है। इनको हटा के जो है उसको मीर कासिम को यहाँ का बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है। बंगाल का नवाब ये जो मीर कासिम होता है वो मीर जाफर का ही दामाद होता है। 1760 ये जो मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक जो है वो बंगाल के नवाब के तौर पे कार्य करता है। मीर जाफर के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो परेशानी फेस करने को मिल रहा था, मीर कासिम को भी यही परेशानी भी फेस करने को मिलने आनी होगी। मीर कासिम जब नवाब बना था तो उसने भी अंग्रेजों को ढेर सारा जो था वो धन उपलब्ध करवाया था, लेकिन कुछ ही दिनों में मीर कासिम भी ये समझ गया कि चूंकि जब तक ये ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी यहाँ पे अंग्रेज जो है रहेंगे, ये जो है बार बार इनके राजधानी और इनके राजनीतिक मामलों में के साथ साथ ये आर्थिक मामलों में बराबर हस्तक्षेप करती जा रही है। तो उसने सबसे बड़ा फैसला ये लिया कि उसने अपनी राजधानी को ही परिवर्तित कर दी। इसने अपनी जो राजधानी जो परिवर्तित हम देखते हैं मुर्शिदाबाद की, यहाँ पे जबकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था, राइट। तो ये जब अब ये राजधानी मुर्शिदाबाद जो थी, अब ये मुर्शिदाबाद से हटा के इसको मुंगेर लेके आ गए। मुंगेर बिहार में एक इलाका है, वहां पे इन्होंने इसको परिवर्तित कर दिया। इसका मुख्य रीजन यही था, एकमात्र रीजन यही था कि क्योंकि ये ना सिर्फ इससे क्या हो जाएगा, जो कंपनी का ज्यादातर व्यापारिक कर बंगाल के इलाकों में है, यहाँ पे बिहार में आ जाने से क्या हो जाएगा कि जो कंपनी का जो राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप है वो कम हो जाएगा। लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। इस कंपनी के इस तरीके से मीर कासिम की इस तरह की गतिविधि को देख के वापस से अंग्रेजों ने क्या किया कि जो मीर कासिम को भी जो था वो सत्ता के पद से हटा दिया और उसकी जगह पे वापस से मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया गया। अब बंगाल का नवाब ये नियुक्त हो गए तो फलस्वरूप 1763 ईस्वी को जो मीर कासिम है वो बंगाल का जो इलाका है यानी कि अपनी राजधानी को छोड़ के वो अवध के इलाके में चला जाता है। और अवध के इलाके में जब यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अवध के इलाके में वो जाने के बाद वहां पे वो अवध के जो नवाब हैं, अवध का नवाब वो तत्कालीन नवाब थे नवाब शुजाउद्दौला, उनके साथ वो जाके हाथ मिलाते हैं और वो कहते हैं और वो आपस में ये मंत्रणा करते हैं कि
अंग्रेजों को किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए और अपनी जो वापस से जो अपनी स्थिति जो शक्तियां हैं उनकी पुनः प्राप्ति की जा सके। तो उसी टाइम देखते हैं जब ये मीर कासिम भाग के, हम देखते हैं कि मीर कासिम जो बंगाल से भाग के मीर कासिम आते हैं अवध में। यहाँ पे मीर कासिम और जो सुजाउद्दौला है वो अवध के ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो अंग्रेजों के साथ नाराज चल रहे हैं। और जबकि शाह आलम, ये शाह आलम एक्चुअल में मुगल बादशाह होते हैं। ये मुगल बादशाह भी जो होते हैं ये वो भाग के अवध से के पास आए होते हैं और ये तीनों की एक संयुक्त सेना आपस में बनती है। मीर कासिम बंगाल के नवाब, आपको ऐसे याद करना है, बंगाल के नवाब होंगे मीर कासिम, अवध के होंगे सुजाउद्दौला और मुगल जो उस टाइम जो शासक थे वो शाह आलम द्वितीय, ये शाह आलम द्वितीय थे। इन तीनों की एक संयुक्त सेना बनाई गई और इन तीनों ने एक लड़ाई हुई डुरनीला। जब हमारे तीन प्रमुख जो उस टाइम के जो तीन प्रमुख जो राज्य थे, एक तरीके से तीन प्रमुख सेना ने, जब हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं हरा पाई और वो उस लड़ाई 1764 ईस्वी के बक्सर के मैदान में जब इनकी हार हो जाती है, तो उस टाइम ये समझ में आ गया कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ही इस भारत पे जो है वो अब इनकी सत्ता जो है स्थापित हो गई है। अब यही यहाँ पे रूल किया गया। इस बक्सर के युद्ध की समाप्ति जो होती है वो 1765 ईस्वी में, 1765 ईस्वी में। हम जानते हैं क्योंकि बक्सर कहाँ पे है कि ये बिहार का ये इलाका है। 1765 ईस्वी में अवध के जो भी एक निकट का इलाका है इलाहाबाद में एक संधि की जाती है और उस इलाहाबाद की संधि के बाद जो होते हैं बंगाल जो है एक तरीके से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आ जाता है। अर्थात बंगाल का जो भी आर्थिक जो गतिविधि होती है उस पे जो होता है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व आ जाता है। हालांकि राजनीतिक नेतृत्व अभी भी कठपुतली नवाबों के हाथ में दिया जाता है, लेकिन बंगाल का जो भी जितने भी आर्थिक गतिविधि है वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में आ जाता है। फलस्वरूप हम देखते हैं कि 1772 इसमें जब तक वारेन हेस्टिंग्स आता है, वारेन हेस्टिंग्स जब इंडिया में गवर्नर जनरल बन के आता है, तब तक जो ये जो बंगाल जो मैंने आपको बताया था जो भारत का स्वर्ग कहा जाता था, वो बंगाल केवल 7 वर्षों में बंगाल को क्या हो गया, एक तरीके से कंगाल हो गया, बंगाल में अकाल हो गया फलस्वरूप। और इस तरीके से हमारा एक जो इतना विशाल राष्ट्र था वो अंग्रेजों के अंदर में चला गया।